एक राजा ने किसी एक जगह पर युद्ध किया तो दूसरे राजा ने आके वापस उसी जगह उसके लिए युद्ध किया, ऐसा भी हम पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन मत करना किसी प्रकार की। बुक आपके पास है, उसको आराम से पढ़िएगा। नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ में भेज रहा हूं और आपको समझाने का भी पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है, अब हमने सातवाहनों के बारे में पढ़ा। सातवाहन एक सातवाहन वंश था। शिवमुख उसका राजा था, उसका भाई था कृष्ण। कृष्ण के बाद सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी राजा बना और उसके उत्तराधिकारी इतने कोई खास नहीं थे। इसलिए केवल और केवल जो प्रतापी राजा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, हम उसी की बात करेंगे। उसका ही हमने जिक्र किया, उसके बारे में उसका जीवन चरित्र पढ़ा, उसकी उपलब्धियां क्या रही, उसकी विजय क्या रही, वो सब हमने पढ़ी। उनका जो वंश था सातवाहन वंश, उसका क्या योगदान रहा भारतीय इतिहास में, उसको भी हमने जाना। आज की क्लास में हम उन्हीं के समकक्ष यानी कि उन्हीं की टाइम के जो शक राजा थे, उन शक राजाओं के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो शक राजा थे वो कौन थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे, कहाँ थे, वो सब जगहों के बारे में जानकारी लेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उनका शासनकाल कैसा था, उनके शासनकाल की टाइमिंग यानी समय कैसा था, क्या था, और उनको किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शक जाति, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि शक कौन थे। शक जाति का परिचय देखते हैं। सबसे पहले परिचय में देखें तो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी, ठीक है, ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी है उसमें यूनानियों का भारत में राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, उस वक्त वो विदेशी कुछ थे लोग जो भारत के सीमाओं के ऊपर राज कर रहे थे, उनकी भी राज्य जो था समाप्त हो गया। भारतीय साहित्य में शक, पल्लव और शक, पल्लव, यूनानी, ये सब बाहर के आक्रमणकारी थे और ये तीनों जातियों के भारत पर आक्रमण की बर्बर, इनको आक्रमणकारी कहा जाता है। बर्बर आक्रमणकारी मतलब इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर बर्बरता दिखाई थी। ठीक है, तो भाई बर्बर आक्रमणकारी हैं और इसलिए उनकी जो बर्बरता है उन्होंने यहाँ पर दिखाई। तो जब इन जातियों के भारत पर आक्रमण हुए तो इसमें से ही एक शाखा निकलती है, वो थी शक। ठीक है, शकों की बात करें तो शक तीन तरह की शाखाओं से भारत पर पहुंचे थे, तीन अलग अलग शाखाओं के रूप में पहुंचे थे। उनमें से जो दो शाखाएं थी वो पास पास के प्रदेशों में रहती थी। अच्छा, ये यूनान जो मध्य एशिया है, जो मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया के बाद की जो जगह हैं यूनान के क्षेत्र की, वहां से ये आए थे। अब दो तो इधर आकर रहने लगे थे ना आसपास की सीमाओं के पास, इसलिए वो तो दो तो ये हो गए, और ये जो तीसरी शख्स जाति थी वो वहीं यूरोप के पास ही रहती थी। ओके, कंफ्यूजन मत करना। जो पूछना चाहो तो चैट में पूछना, ठीक है, बीच में बोलना नहीं है। तो भाई दो शाखाएं तो भारत के पास रह ही रही थी। तीसरी जो शाखा थी वो थी भाई अपने बिल्कुल उत्तर की बात करें तो उत्तर में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से ठीक ऊपर रूस आता है, रूस, रशिया, उस क्षेत्र में थी वो तीसरी शाखा शकों की। ठीक है, वो कश्मीर के रास्ते से बाद में आएंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो तीसरी शाखा। ठीक है, दो शाखाएं पंजाब दोआब वाले क्षेत्र के पास रह रही हैं, एक तीसरी शाखा उधर रूस की तरफ रह रही है। हम केवल जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, शक राजा और ये शक कहाँ से आए थे और किस प्रकार से इन्होंने राज्य प्रारंभ किया, ये प्रारंभिक पृष्ठभूमि है। इसके बाद देखेंगे कि इनकी विजय कैसी रही। ठीक है,
शक लोगों का मूल निवास स्थान के बारे में अगर अपन बात करें तो ये कहा जा सकता है कि वो मध्य एशिया में से आए थे और पश्चिम चीन में यहूची नाम की एक जाति रहती थी जो हुण जाति के लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया था और वहां से खदेड़ दिया था। ठीक है, ये अलग कहानी है हुणों के लिए। परिणाम स्वरूप यहूदियों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा और उन्होंने शकों पर आक्रमण करके 175 से 165 ईसा पूर्व में शकों को उनके मूल निवास स्थान से खदेड़ दिया। अब जब शकों को वहां से खदेड़ दिया, उनको जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए। अब वो लोग निकले। जब वो निकले तो यहूदियों से हारकर शक दो शाखाओं में बट गए। ठीक है, दो शाखाओं में जब वो बट गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे एक एक शाखा तो पूर्वी ईरान की तरफ चली गई और दूसरी, जिसे पर्शिया कहते हैं ना, दूसरी ओर आगे बढ़ते हुए वो छोटे छोटे राज्यों की तरफ नीचे यानी अफगानिस्तान से इस तरफ पूर्व की तरफ यानी अपनी साइड आने लगा। उनमें से शकों की एक बस्ती को शक्किस्तान सीस्तान ऐसा कुछ कहा जाता था। कुछ समय बाद शकों के समूह ने कंदार बलूचिस्तान होते हुए सिंधु नदी की निचली घाटी में आकर ये लोग रहने लग गए। ये चल रहा है, देखो शक कैसे भारत तक पहुंचे थे इस बारे में। और लेकिन भारत में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया वो अपने बाद में पढ़ेंगे। पहले ये तो जाने कि ये थे कौन। अब भाई वो लोग घाटी में पहुंच गए, सिंधु घाटी के पास, सिंधु नदी के पास वो रहने लग गए। दूसरा जो समूह था, ठीक है, दूसरा जो समूह था वो भारत, सीधा भारत की ओर बढ़ गया। वो काबुल कश्मीर और पंजाब में आकर रहने लग गया। ठीक है, दो दो शाखाएं हो गई थी उनकी यहूदियों से हारने के बाद। एक जो था वो सिंधु तक ही आकर बस बस के रह गया, दूसरा था जो भारत में प्रवेश कर गया कश्मीर पंजाब से होता हुआ। ठीक है, अब बाद में पता लगता है इतिहास में कि इन्हीं स्थानों पर शकों ने ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण भी किया था और भारत के एक बड़े भूभाग कश्मीर वाले राज्य की साइड में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। भारत में अपना आधिपत्य जमाने के बाद कभी शक्तिशाली और कभी कमजोर होते हुए शकों ने ईसवी सन की तीसरी शताब्दी तक यहां शासन किया था। ठीक है, डॉक्टर बनर्जी ने शकों का भारत में आगमन खैबर का दर्रा, जी सर, ओके, खैबर का दर्रा जिसकी बात कर रहे थे बनर्जी ने ये कहा कि खैबर का दर्रा जो है वो उससे होकर आए थे भारत में। यहां से प्राप्त जो सिक्के हैं भारत में, भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग सिक्कों से ज्ञात होता है कि शकों की मुख्य शाखा ने भारत की ओर आने के लिए मुख्य मार्ग का प्रयोग नहीं किया वरन किसी अन्य ही स्थान से वो आए थे भारत में। वो ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, बनर्जी, डॉक्टर बनर्जी का ये मत है। डॉक्टर बनर्जी इस बात को मानते हैं। भारतीय शक राज्य और उसके शासक कैसे थे उनके बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर जॉन मार्शल के अनुसार भारत में शकों का सबसे बड़ा राजा मावेज होता था। उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े भाग पर उसने आधिपत्य किया और अपने लिए राजाओं का भी महाराजा ये उपाधि उसने धारण की थी। शकों के पहले राजा की बात हो रही है, वो भी सबसे प्रतापी राजा। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि मावेज ने गंधार, ठीक है, गांधार था, 16 जनपद पढ़कर आए हैं उसमें से एक, गांधार पर अधिकार कर लिया। उसने अपने राज्य की सीमाएं मथुरा तक बढ़ा ली। गांधार कहाँ था? अफगानिस्तान साइड।
अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और अब वो कह रहे हैं मथुरा तक, बहुत बड़ा एरिया हो गया। वहां तक बढ़ा ली। अपने राज्य के अलग अलग भागों पर शासन करने के लिए उसने गवर्नर नियुक्त कर दिए। शक शासकों ने मावेज के बाद एवेज राजा बन गया। मावेज की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जो दूसरा जो पुत्र है वो एवेज वो बन जाता है, राजा बन जाता है। कुछ समय बाद एवेज हटाकर एवेज का अधीनस्थ सामंत, एक सामंत है एजिलिसेस, वो शासक बन जाता है। ठीक है। तक्षशिला पर शासन करने वालों में इसके एवेज के द्वितीय राजा बना, जिसका शासन लगभग 43 ईयर्स ईसा पूर्व तक चला। बाद में पल्लवों ने फिर पल्लवों को उसको हटा दिया, पल्लव आ गए, पल्लवों को भी हटाकर कुषाण आ गए थे। ये छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जो आपस में इसी प्रकार से आएंगे। सातवाहनों के बाद हम शक पढ़ रहे हैं। शकों के ऊपर आक्रमण किया पल्लवों ने, पल्लवों को हटाकर आ गए कुषाण। ठीक है। ये इतिहास का सबसे पेचीदा समय है, इसे ध्यान से पढ़ना, समय कितना भी लगे लेकिन इनको समझना जरूर है। नहीं तो कुषाण पल्लव ये शुंग इन सब में आप ना वो मत होए, कंफ्यूज मत होना प्लीज। ठीक है। चलिए, सातवाहनों की बात हो गई थी, उसके बाद हम शक की बात करें। शक राजा जो थे वो कहाँ से आए थे? उनका मध्य एशिया से आए थे। उन पर यहूचियों ने आक्रमण किया था। यहूचियों की यहूचियों ने उनको वहां से खदेड़ दिया था। खदेड़ने के बाद वो इधर बढ़ गए पूर्व की ओर। दो दिशाओं में बढ़े थे वो। एक साइड जो उधर अफगानिस्तान की साइड चले गए, दूसरी साइड नीचे भारत की ओर बढ़ गए थे। भारत की कुछ बस अफगानिस्तान तक जाके वो सीमाओं तक बैठ गए थे एक जाति, दूसरी जाति जो थी भारत में प्रवेश कर गई थी, और वहां आकर के उनमें से सबसे पहला राजा मावेश था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और उसका जो समय था वो 175 से 165 ईसा पूर्व का था। ठीक है। फिर आते 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 करते करते और ईसवी सन तक वो लोग पहुंच गए थे, और फिर वहां पर उनको हटाकर आ गए पल्लव, और पल्लवों को भी हटाकर आ गए थे कुषाण। ठीक है। ये जो शक राजा होते थे, अपन सिर्फ इनकी बात करेंगे आज, पल्लवों कुषाणों की बात बाद में करेंगे, करेंगे जरूर, पता होना चाहिए ना कौन थे। शक शासकों ने भारत में एक विशाल राज्य स्थापित कर लिया था, और उसके सुसंचालन के लिए उसे कई प्रांतों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इन प्रांतों में जो इनके शासक होते थे, गवर्नर होते थे, उन गवर्नरों को क्षत्रप कहा जाता था। ये भी दो प्रकार के होते थे, एक क्षत्रप, दूसरा महाक्षत्रप। ठीक है। मैं कोशिश करता हूं अगर इसका आपको वो मिल जाए। तो क्षत्रप और महाक्षत्रप नाम के ये दो होते थे। ठीक है। ये ठीक है, वेरी गुड, पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है शक क्षत्रिय वंश के होते थे, और ये दो प्रकार के होते थे, क्षत्रप एक महाक्षत्रप। अच्छा, मैं ये पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दूंगा भाई, ठीक है, आराम से पढ़ लेना इसको, इसके नोट्स बना लेना। तो क्षत्रप जो है, इसके पश्चात काफी लंबे समय तक ये शक राजा क्षत्रप के रूप में अपने अपने प्रांतों पर शासन करते रहे।
पश्चिमी अ, बात करें, उत्तरी भारत के क्षत्रप अलग थे, पश्चिमी भारत के क्षत्रप अलग थे, मथुरा के क्षत्रप अलग थे और उज्जैनी के क्षत्रप अलग थे। अब ये क्षत्रप क्षत्रप हो तो रहा है, लेकिन ये थे कौन? क्षत्रप थे प्रांतों के मुखिया, गवर्नर, ठीक है, और महाक्षत्रप इनसे भी बड़े, ठीक है। अब ये चार प्रकार के इन्होंने क्षत्रप राज्य चार केंद्रों में विभाजित कर दिया पूरे भारत के, जहां जहां उनका शासन था। तक्षशिला यानी उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षत्रप रहते थे। उत्तरी भारत में शकों के मुख्यतः कपिश, पुष्पपुर, अभिसार प्रस्थ, कुशुलुक, मणिगुल, इन राजाओं के जो क्षत्रप के रूप में रहते थे, इंद्रवर्मन, ये शक क्षत्रप वंशों ने यहाँ पर तक्षशिला पर राज किया था। मथुरा में, मथुरा के क्षत्रपों के बहुत से सिक्के और अभिलेख प्राप्त होते हैं। उनके क्षत्रपों के इतिहास का काफी असर पड़ता है, क्योंकि उनके पास सिक्के वगैरह काफी चीजें थी। उन्होंने सिक्के जारी किए थे ना, अभिलेख लगवाए थे, शिलालेख अभिलेख जो थे। इस बारे में कोई निश्चित राय तो नहीं है कि मथुरा के शक वहां कब और कैसे पहुंचे। कुछ विद्वान कहते हैं कि मथुरा के शक मालवा से होते हुए आए थे। मथुरा के सबसे पहले क्षत्रप हगान हगमाश थे और इन दोनों ने वहां मिलकर शासन किया। राजुवुल मथुरा के क्षत्रपों में सबसे अधिक प्रतापी राजा था। राजुवुल ने पहले क्षत्रप के रूप में कार्य किया और महाक्षत्रप के रूप में वहां पर शासन किया। पश्चिमी क्षत्रप की बात करें कि वहां पर किसका राज था, तो भाई पश्चिमी क्षत्रप कुल का इतिहास जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्व शक राजकुल की किसी भी शाखा का नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पश्चिमी क्षत्रप कुल दो शाखाएं थी, महाराष्ट्र के क्षयरात्र कुलीन क्षत्रप और उज्जैन के शक क्षत्रप। देखो बार बार ये शाखाओं में विभक्त हो रहे हैं, तो इस चीज से भी कभी कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है। महाराष्ट्र के, इनकी बात करें हम, महाराष्ट्र के पश्चिम में जो क्षत्रप थे, वैसे नेक्स्ट पेज आ गया है ये वाला। हाँ, महाराष्ट्र के जो पश्चिम में जो क्षत्रप है, वो पश्चिमी भारत में शासन करने वाला क्षत्रप वंश शहरात्र वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के शासकों का केंद्र नासिक हुआ करता था, इसलिए इनको नासिक का क्षत्रप भी कहा जाता है। क्षत्रप मतलब राजा ही हो गए, लेकिन प्रांत के, पूरे एक छत्र नहीं। पश्चिमी भारत के प्रथम क्षत्रप का नाम भूमक था। वैश्यक जाति के खकराट वंश का था। इसके सिक्के गुजरात तथा काठियावाड़ के समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। उसकी कुछ मुद्राएं राजपुताने, मालवा और अजमेर प्रदेशों में भी मिली है। भूमक के मुद्रा लेखों से खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों के प्रयोग से इस तथ्य पता चलता है कि क्षत्रपों के राज्यों में न केवल मालवा, गुजरात, काठियावाड़ ही थे, बल्कि ब्राह्मी लिपि भी वहां पर प्रचलित थी और वो राजपुताना और सिंध के कुछ भाग पर भी इसके अंतर्गत आते थे। इस वंश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था नहपान। पश्चिमी भारत के क्षत्रपों में नहपान का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसने अपने राज्य का काफी विस्तार किया। उसकी मृत्यु के बाद शक राज्य समाप्त हो गया था। भाई सबसे प्रतापी होने के बावजूद इसकी मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी कामयाब नहीं, नष्ट हो गया ये राज्य। नहपान के बारे में देखें कि एक था कैसा, ठीक है। पश्चिम भारत में शासन करने वाला सबसे अधिक योग्य और प्रसिद्ध क्षत्रप था नहपान। शकों में नहपान का नाम आ रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी राज्य का किसी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया। नहपान के विषय में उसके सिक्कों, अच्छा इनकी जानकारी ज्यादातर सिक्कों और अभिलेखों मिली है। अपने पूर्वजों के भांति लेखों में उसे नहपान क्षत्रप कहा गया है, जबकि 46वें वर्ष के अभिलेख में उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। वह सभी अभिलेखों में राजन की उपाधि से भी विभूषित है, जो यह स्पष्ट करती है कि नहपान की राजनीतिक स्थिति
भूमक की राजनीतिक स्थिति से कहीं अधिक ऊंची थी। कदाचित वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता था, तथापि उसने कुषाण सत्ता का खुलकर विरोध नहीं किया। कुषाणों का विरोध नहीं कर पाया वो। कुषाणों ने पल्लवों को हटाकर, इसके बाद पल्लव आए थे और फिर कुषाणों ने उनको भी हटा दिया था। महाराष्ट्र में नहपान का शासन बहुत ही कम समय रहा, परंतु इस कम समय में उसके राज्य में अनेक घटनाएं घट गई। युद्ध अभियान चले, पुण्यार्थ काम किए, दान दिए, अनेक महत्वपूर्ण महान कार्य उसके दर्शन काल में किए गए। अजमेर और पुष्कर से भी नहपान के सिक्के मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि अजमेर पुष्कर तक उसका राज्य फैला हुआ था। नासिक के समीप जुगलयम्बी में नहपान के चांदी के सिक्के बहुत संख्या में मिलते हैं। गौतमीपुत्र ने इन सिक्कों को पुनः ढलवाकर काम में लिया था। गौतमीपुत्र का पता है ना कि दो तरह के, एक राजा का पीछे सिक्का होता था और पिछले दूसरे भाग पर गौतमीपुत्र का चित्र होता था, ऐसा ये करवाता था। दूसरा है उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। देखो गौतमीपुत्र का नाम फिर आ गया, यानी कि ऐसा नहीं है, ये एक ही समय के आसपास के ही हैं सभी राजा, इसलिए इनमें कभी कंफ्यूजन मत आने देना। कंफ्यूज हो गए मुझे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ो, समझ नहीं आए तो फिर इसको एक बार पढ़ के देखो, नहीं आए तो मुझसे फिर पूछ लेना। लेकिन ये सभी लगभग एक ही समय के राजा हैं, इसलिए बार बार इनके आपस में नाम आते रहेंगे। दूसरा है उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। अभी तक हम महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पढ़ रहे थे ना, अब उज्जैन की बारी। दक्षिण भारत में उदित होने वाला एक क्षत्रप वंश था उज्जैनी, इसलिए इन्हें उज्जैनी के क्षत्रप के रूप में भी कहा जाता है। उज्जैनी का एक क्षत्रप महावंश शिशोमती था, संस्थापक इसका। इस क्षत्रप वंश का प्रथम शासक चष्टन था, और चष्टन एक वीर योद्धा था, इसी कारण उज्जैनी का क्षत्रप वंश चष्टक वंश कहलाता है। चष्टन का उत्तराधिकारी रुद्रदमन था। उसने अपने साम्राज्य काफी विस्तार किया। रुद्रदमन ने अपने आसपास के सभी प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। रुद्रदमन सबसे प्रतापी राजा था भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, इसी के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रुद्रदमन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सोमवार से जब भी क्लास लगेगी, 2 दिन क्लास नहीं रहेगी, ओके। रुद्रदमन ने अपने आसपास के सभी प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। वह अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाला, विद्या प्रेमी, एक महान अच्छा शासक था। उसके शासनकाल में उज्जैनी का बहुमुखी विकास हुआ। इस वंश के अंतिम राजा रुद्र सिंह थे, पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आक्रमण किया और उसे मार डाला। इस प्रकार चष्टन वंश के शासन का उज्जैनी से अंत हुआ, और उज्जैनी में शक क्षत्रपों का लगभग 250 वर्ष तक शासन रहा। पश्चिमी शक और सातवाहनों का संघर्ष कैसा रहा, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम पढ़ के आए नहपान वाला और गौतमीपुत्र वाला वो संघर्ष था, उसके बारे में। पश्चिमी शक और सातवाहन वंशों में देखिए, महाराष्ट्र में जो सातवाहन वंश था उसके अभिलेख मिलते हैं, उसमें विदित होता है कि यह प्रदेश उन्हीं का अधिकार होता था। नहपान ने भी सिक्कों और अभिलेखों में महाराष्ट्र को पाया है कि ये सिद्ध किया है कि नहपान ने अपना अधिकार वहां पर स्थापित कर रखा। महाराष्ट्र पर सत्ता जमाने वाला व्यक्ति नहपान ही था, भूमक नहीं था, ठीक है। नहपान के अभिलेखों में खुदी हुई तिथियों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नहपान 119 से 125 ईस्वी के समीप यहाँ पर आया होगा। सिक्कों के फिर से मुद्रण का कार्य गौतमीपुत्र सातकर्णी किया करता था। जिस क्षहरात्र राज्य के उन्मूलन का दावा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया, उस समय उसका शासक जो था वो नहपान ही था। अपन पढ़ के आए पीछे गौतमीपुत्र में, उसने कहा था ना, मैंने एक क्षहरात्र राज्य का खत्म कर दिया, उन्मूल कर दिया, उसका राजा नहपान ही था। अतः नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी एक दूसरे के बिल्कुल समकालीन थे, ठीक है। नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी और इनके बीच में संघर्ष कैसा रहा उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षहरात्र वंशीय क्षत्रप नहपान को परास्त किया। दोनों के मध्य संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी शासन काल में हुआ, ठीक है। और 18 वर्ष तक सातकर्णी शासन भार संभालने के 18 वर्ष बाद 19वें वर्ष में सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति में उसकी विजयों का उल्लेख हुआ है।
सातकर्णी के साम्राज्य विस्तार का मुख्य उद्देश्य शकों के महाक्षत्रप नहपान सहित शहरात्रों का विनाश करना था, क्योंकि शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ना ही उसका मूल काम था। 18वें वर्ष के बाद शकों के विरुद्ध रण यात्रा को निकला। नासिक परिस्थिति के अनुसार किसने, गौतमीपुत्र ने सौराष्ट्र, कुकर, अनूप प्रांत के प्रांत सातकर्णी के अधिकार में आ गए, उन सबको उसने हरा दिया था। नहपान की मृत्यु के बाद एक युद्ध में महाक्षत्रप नहपान भी मारा गया था इसके साथ। तो उसकी मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत और मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया था और नहपान के सिक्कों में अब सातकर्णी के लेख विजय के प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगे। निष्कर्ष क्या निकलता है? शकों ने भारत पर एक बर्बर विदेशी जाति के रूप में आक्रमण किया था, परंतु भारत में अपना राज्य स्थापित करने के साथ ही वे भारतीयों में घुल मिल गए थे। उन्होंने भारतीय आचार विचार, धर्म, रहन सहन को अपना लिया। उन्होंने भारत के निवासियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार से भारतीय शासक के समाज के वो लोग अंग बन गए थे। तो ये सब चीजें, ठीक है, इतना सब पढ़ने और इतना कुछ जानने के बाद हमें ये पता लगता है कि शक जो थे वो काफी प्रतापी थे। उन्होंने अपना काफी राज्य स्थापित किया था और उनके जो उनका योगदान है भारतीय इतिहास में काफी है। उनका बहुत बड़ा राज्य होता था। सातवाहनों ने उन पर आक्रमण करके उनको महाराष्ट्र से खदेड़ा था, केवल उज्जैनी या उधर उस साइड नहीं, ठीक है। वहां उज्जैनी में इस वक्त रुद्रदमन आ गया था और रुद्रदमन की क्या जो उपलब्धियां थी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है और अब इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं फिर बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूँ, ये राजा लगभग एक ही समय के हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूजन मत करना, लेकिन इनके बारे में पढ़ना कि ये कैसे थे, क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे मंडे को। सैटरडे और संडे को क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। चलिए।